हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछला वीडियो हमने 12.1 प्रश्नावली की डाल दिया था जिसका नाम था क्षेत्रफल एवं आयतन और उसमें हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम इस प्रश्नावली 12.2 को लेकर आए और इसमें आपको आयतन निकालना सिखाया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आपको ये दो ही प्रश्नावली, ज्यादा प्रश्न नहीं है। पहले में 9 प्रश्न थे, इसमें 8 है, टोटल 17 प्रश्न है। तो आपको इसके अच्छे से तैयारी करनी है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज प्रश्नावली 12.2 से। ध्यान दीजिए, अपना पहला प्रश्न है। इसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको चित्रों को अच्छे से समझ लेना है। चित्र आपने यदि अच्छे से बना लिया ना तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होना होगा, है ना। सही प्रश्न आपका हो जाएगा। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। इसमें कहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोले के ऊपर क्या बनाना है, आपको शंकु बनाना है। ध्यान दीजिए, पहले चित्र बनाना होता है सही, उसके बाद आपको सवाल करना होता है। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु की आकृति बनानी है इस तरह से। बात समझ आ गई? आगे देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है और जो शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये वाली, ये भी क्या है, इस त्रिज्या के बराबर है। बात समझ में आ गई? इस ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। तो ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और इसकी जो त्रिज्या है दोनों की, चाहे वो शंकु की हो चाहे अर्धगोले की, दोनों की समान है, इसलिए स्मॉल r बराबर 1 सेंटीमीटर लिख दिया है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई के रूप में आपको आंसर लाना है। अब जो जो चीज आपके इसमें प्रश्न में थी उन सारी चीजों को आपको पहले लिखना होगा। पहला काम आपको चित्र बनाना है, दूसरा आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से और इसका मान है 1 सेंटीमीटर। दूसरी चीज है आपकी शंकु की त्रिज्या। क्या, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या भी यही है, सेम है दोनों की, इसलिए दोनों को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तीसरी चीज आपको इस शंकु की ऊंचाई बतानी है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो इस शंकु की ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान भी क्या दिया, 1 सेंटीमीटर दिया। इस आकृति का जो नाम है वो ठोस दिया है, तो आपको क्या लिखना है, ठोस का आयतन। बस सीधा सा सिंपल है प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठोस का आयतन ये आपको लिखना है। अब आपके इसमें आकृति में कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई है, इसमें बना एक तो आपका अर्धगोला है, एक शंकु है। तो आपको क्या लिखना है, अर्धगोले का आयतन। क्या लिखना है आपको, अर्धगोले का आयतन प्लस दूसरी आकृति किसकी है, शंकु की। तो आपको लिखना है शंकु का आयतन। आपको इस तरह से लिखना है। स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला काम है आपको जो प्रश्न दिया है उस हिसाब से आपको चित्र बनाना है। फिर जो प्रश्न दिए उस हिसाब से आपको सारे डेटा लिख देने हैं। इसमें क्या क्या चीजें, ऊंचाई है, त्रिज्या है, त्रिक ऊंचाई, जो जो चीज है वो सारी चीज आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद आकृति के नाम लिख देना है और उसमें कौन कौन सी आकृतियां है उनका आयतन लिख देना है, ठीक है। तो इसमें हमारा अर्धगोला आया है और शंकु आया है। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। और शंकु का क्या होता है, पाई r स्क्वायर h/3। आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो ही आप इस प्रश्नावली को कर पाओगे। और फॉर्मूले को कैसे याद किया जाता है इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा, वो आप जरूर देख ले यदि आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत हो। काफी इजी तरीके से हमने उसमें समझाया है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इधर पाई भी है, इधर भी पाई है, इधर r है, इधर भी r है। तो जो चीज है उनको आप कॉमन निकाल लीजिए, जो एक जैसी चीज नजर आए। तो देखिए पाई निकाल लेते हैं, इधर r पे घात 3 है, r पे घात 2 है, तो r स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं और बट्टे में देखिए 3 दोनों में है तो बट्टे में 3 भी निकाल लेते हैं। तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 2, ये पाई ले लिया है, r स्क्वायर ले लिया तो एक बार r भी बचा है, ठीक है। तो ये पाई r स्क्वायर हम बाहर ले चुके पूरा ही, बट्टे में 3 भी ले लिया तो ओनली क्या बचा है, h बचा है। अब आपके प्रश्न में जो जो चीज थी उन सारी चीजों को इसमें मान रख देते हैं। तो पाई का मान आपको नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखनी। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इसने मना किया है पाई का मान रखने के लिए। तो हम लिखेंगे पाई, r का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये बट्टे में चल रहा आपका 3 और इधर आपका 2, r का मान आपका 1 प्लस h, यानी ऊंचाई भी आपकी कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। देखिए पाई लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे में सीधा 3 लिख दिया ब्रैकेट बंद, 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये कितना हुआ, पाई बटा 3 और ये कितना है आपका 3।
इन दोनों में क्या संबंध है, गुणा का। ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, आंसर क्या है आपका पाई। बस इतना ही करना है, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इस सवाल को करने में। आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, चित्र आपसे बनाना आना चाहिए। अब हमारे इसमें सेंटीमीटर था, है ना, और हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो आयतन हमेशा क्या होगा, घात 3 लगाई जाएगी। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में घात 3, मीटर तो मीटर में घात 3। ठीक है ना, तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी था, काफी सरल था। आपको चित्र बनाना आना चाहिए और इनका फॉर्मूला आने चाहिए। सवाल काफी सरल है। आप इन प्रश्नों का हैंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इनको साथ साथ उतारते चलें और समझते भी चलें, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। एक प्रश्न अपना हो चुका है, अभी दूसरा प्रश्न है, वो ध्यान दीजिए। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको आकृति का नाम देखना है। तो आकृति का नाम क्या मिला हमें, मॉडल। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। देखिए अपना चित्र स्टार्ट होता है, एक बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार है, इस तरह से। ये होगी आपकी बेलन की आकृति, और इस बेलन की आकृति के सिरों पे क्या जुड़ा हुआ, शंकु जुड़े हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके बेलन के सिरों पे क्या जुड़े हुए, शंकु जुड़े हुए, ऐसा आपका प्रश्न बता रहा है। आगे सुनिए। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। ये जो व्यास है ना, ये व्यास कितने का है, 3 सेंटीमीटर। तो व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d का मान कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हो गया। तब d का मान 3 है, तो r क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। बात समझ आ गई, 1.5 सेंटीमीटर, या आप 3/2 भी लिख सकते हो। आगे देखिए, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। लंबाई यहां से लेकर और यहां तक की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है। इस आकृति की जो लंबाई है, जो मॉडल है, इसकी लंबाई कितनी टोटल, यहां से इस सिरे से लेकर इस सिरे तक 12 सेंटीमीटर। आगे का, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए ये शंकु की ऊंचाई है, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आप इस तरह से चित्र में इंडिकेट कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में काफी आसानी हो। और रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, और मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। आपको इसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो हमारा काम क्या है, इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो जो चीज आपको दे रखी है उन सारी चीजों को लिखना है। पहला काम अपना हो चुका है, चित्र कंप्लीट है। दूसरी चीज, हमें जो चीज दी उनको लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिख दो इनके बारे में, त्रिज्याओं के बारे में। जिसमें शंकु ले लेता हूं, ठीक है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या नहीं दे रखी अपने पास व्यास दिया है। तो देखो व्यास लिख देते हैं, शंकु का व्यास d से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितना दे रखा है व्यास, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी व्यास हमारे पास है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, और त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। आधी का मतलब होता है बट्टे में 2 लगाना है। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिए, 2 शंकु है, दोनों का सेम कंडीशन है। शंकु की ऊंचाई भी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अभी आपको इस पूरे मॉडल की जो लंबाई दे रखी है, ठीक है, इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 है। तो 2 इधर से और 2 इधर से, तो 4 कम कर देंगे, ये 4 कम कर दिया। तो अभी ये बीच की आकृति किसकी बन गई, यहां से लेकर और यहां तक की जो आकृति है, ये आकृति किसकी है, बेलन की है। किसकी आकृति है, बेलन की। तो देखिए टोटल तो आपकी 12 है, इसमें से 2 इधर से कम करो, 2 इधर से, यानी 4 कम कर दो। तो 12 में से 4 गया कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की जो लंबाई है या ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कहेंगे इसमें। ठीक है, और इसके लिए कैपिटल एच लगाएंगे, और ये 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, एक बात दोबारा सुन लीजिए, इसमें 2 प्रकार की आकृतियां, एक तो बेलन है और शंकु है। ठीक है, टोटल इसमें 3 है, लेकिन 2 प्रकार की है, नहीं एक तो 2 तो शंकु है, एक बेलन है। आपको दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए दोनों की जगह हमने स्मॉल r ले लिया है। ठीक है, ये दोनों की जगह क्या लिया, स्मॉल r लिया, नहीं शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम हो जाएगी। क्या लिख देते हैं नीचे, बेलन की त्रिज्या सेम हो जाएगी ना, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर ये आपकी 3/2 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, यानी दोनों की जो त्रिज्या सेम है इसलिए स्मॉल r लिया है, लेकिन ऊंचाई दोनों की अलग अलग है। ऊंचाई दोनों की अलग अलग है, इसलिए एक को तो स्मॉल h ले लिया, एक को कैपिटल H ले लिया। आप भूले नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, जो छोटी आकृति है उसके लिए स्मॉल लेटर यूज कीजिए, और जो बड़ी आकृति है उसके लिए कैपिटल जो लेटर है वो यूज करना है।
अब आपके पास में सारा बायोडेटा इस प्रश्न का आ चुका है। अब आपको पता है आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस शंकु का आयतन निकालना है, इस शंकु का आयतन निकालना है और इस बेलन का आयतन निकालना है, और तीनों को निकालने के बाद सीधा जोड़ देंगे। आकृति को क्या बोला हमसे, मॉडल का है, तो आपको क्या लिखना है, पहले वाले में ठोस का था, अभी क्या लिखा है, मॉडल का है। आपको लिखना है मॉडल का आयतन। क्या लिखना है, मॉडल का आयतन। और इस मॉडल का जो आयतन है वो आपका क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। कितने शंकु है, 2 है, तो हम यहां लिख देते हैं 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन प्लस इस आकृति को हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, प्लस बेलन का आयतन। यहां तक आपके बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र अभी अभी हमने किया था, आपको याद होगा, शंकु का आयतन का सूत्र लिखा था। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 प्लस का चिन्ह, बेलन का आयतन, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी ध्यान दीजिए, दोनों में आर तो सेम लिखा है, लेकिन दोनों की जो ऊंचाई है एच वो अलग अलग है। इस कारण से इसमें स्मॉल एच लिया, इसमें कैपिटल एच लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखते समय आपको गलती नहीं करनी है, सबसे मेन खास बात ये ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर ये चीज आपने कॉमन ले ली, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। हाँ जी, तो यह पाई आर स्क्वायर ये चीज हमें कॉमन निकालनी है यहाँ से। तो क्या बचा, 2h बटा 3, क्या बचा है, 2h बटा 3 प्लस का निशान लगाना है आपको, पाई आर स्क्वायर निकाल लिया, कैपिटल H। आप इसमें से h कॉमन नहीं ले सकते h इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, दोनों का h अलग अलग है। ठीक है, एक का स्मॉल h है, एक का कैपिटल H है। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दीजिए, पाई की जगह क्या लिखना, 22 बटा 7, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी अपनी, 3 बटा 2, यहां लिख देते 3 बटा 2 गुणा 3 बटा 2। क्लियर है, हम इसमें 1.5 नहीं लिखे, 3 बटा 2 लिख रहे, कैसे भी कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। 2 h का मान कितना आपका, h स्मॉल h कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह 2 बट्टे में कैसे था, 3 प्लस कैपिटल H का मान हमने भी निकाला है, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई निकाली हमने 8 निकाली। हम इसको 8 ले लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये आपको इनमें से कुछ कट रहा है, 2 से ये कट गया 11 बार, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा है, तो आपको इसको ऐसे लिख देना है 11 3 3 बट्टे में क्या चल रहा है, 7 और 2 ब्रैकेट देख, 2 दूनी 4 बटा 3 प्लस क्या चल रहा है 8। पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आया 3। एलसीएम नॉर्मली आप जानते हो 10वीं के स्टूडेंट हो, तो आपको लिखना है 4 प्लस 1 का बाद 3 में 3 बार, 3 गुणा 24, तो ये कितना है 28 बटा 3। तो इधर क्या चल रहा है आपका 11 गुणा 3 बटा 7 गुणा 2, और इधर सॉल्व होने के बाद में ये आया आपका ब्रैकेट में इधर 24 से 28 बटा 3। जो कट रहा है वो काट देते हैं। देखिए, तो 7 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 14, कितना हुआ 14, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2 बार कट चुका है। ये 3 से 3 कट गया, अभी क्या बचा 11 3 2, तो 11 गुणा 3 कितना हुआ 33, और 33 गुणा 2 करेंगे कितना हुआ 66। तो आंसर क्या आएगा 66 सेंटीमीटर में घात 3। बस लैंग्वेज में प्रश्न है, आंसर हमेशा लैंग्वेज में देना है। क्या लिखेंगे, अतः मॉडल का आयतन बराबर 66 पे घात 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, पहले ही आपको बता दिया था, वापस से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं। आपको इन प्रश्नों को करते समय चित्र अच्छे से सीख लेना है, चित्र बनाना है, और आपको सूत्र सभी याद होने चाहिए ताकि प्रश्न करते समय कोई परेशानी नहीं हो। बाकी प्रश्नावली काफी सरल है। ठीक है, जो कुछ है वो सूत्रों पर ही डिपेंड करेगा और आपके बनाए हुए चित्रों पर। हाँ जी, चित्र आपको हमेशा पेंसिल से बनाने हैं ताकि यदि गलत हो जाए या कोई करेक्शन करना तो मिटा के आप उसे सही कर सकते हैं। पेन से बनाओगे तो गलत होने की संभावना भी होती है। आगे ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
ठीक है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, और यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है। तो हालांकि गुलाब जामुन आपने चाहे कैसे भी देखे हो, चाहे कैसे भी खाए हो, आपको बनाने वैसे ही है जैसे आपसे प्रश्न में कहा है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आपको खाने नहीं बनाने ही। हाँ जी, इस तरह से बेलनाकार हो गया और इसके दोनों सिरों पे क्या लगाना है आपको, अर्धगोले लगाने। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसकी गुलाब जामुन की आकृति बनानी है। आप इसको कैसे भी बना सकते हो, ये नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है, आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से, यानी कि यूं क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर बना सकते हो। जैसे आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब ध्यान दीजिए, इसमें कहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस पूरे गुलाब जामुन की यहां से लेकर और यहां तक लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 2.8। देखिए ये जो व्यास है ना, जो ये व्यास, ये कितना है, 2.8। ठीक है। तो व्यास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी का मान कितना आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निश्चित रूप से इसकी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब है बट्टे में 2 कर दिया, यानी 1.4। मैं दूसरे सूत्र को मिटा देता हूं, आपको समझाने की खातिर लिखा था। ठीक है, यहां से। हाँ जी, तो आर हो गया इसका आधा बट्टे में 2, यानी 1.4 सेंटीमीटर। हाँ जी, आगे ध्यान दीजिए। अब आपको इन सारी चीजों को लिखित में भी दिखाना है, तो आप क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है, यानी डी का मान आपका 2.8 सेंटीमीटर। आपको इसकी त्रिज्या लिखनी है। इस लाइन का मतलब है अर्धगोले के बारे में लिखते हैं, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, इसकी बटे में 2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया। अभी हमें बेलन का भी लिखना है, तो क्या लिखना है, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है ना वो कैसी है, समान है। दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है। दोनों की त्रिज्याएं समान है। आगे देखिए, बेलन की त्रिज्या हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इस बेलन की ऊंचाई या लंबाई निकालनी है। बेलन की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए इधर अर्धगोला है, इधर अर्धगोला है, तो इस टोटल लंबाई में से इस अर्धगोले का त्रिज्या हम घटा देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 5 माइनस इधर 1.4 है, ये 1.4 है क्योंकि त्रिज्या है, और ये भी 1.4 है। तो 1.4 और 1.4 कितना हो गया, 2.8। तो 2.8 घटा देंगे, तो घटाने के बाद में क्या आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? नहीं आई? दोबारा सुनिए। टोटल लंबाई 5 है, 1.4 पे घटा दिया, 1.4 घटा दिया, 1.4 और 1.4 के 2.8, तो 2.8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2.2। तो इस तरह से आपको पहले इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। हाँ जी, आगे ध्यान दीजिए। अब हमारे पास में सारे आंकड़े आ चुके हैं, सिर्फ हमें इसका आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। इसके आयतन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। एक तो इसमें क्या है, बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, ठीक है। तो कैसे भी लगा सकते हो आप, 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का भी आपने सीखा है 2 गुणा, अर्धगोले के क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों की त्रिज्या समान थी इसलिए दोनों सेम लिए। हाँ जी, अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है, तो जो कॉमन है वो पहले बाहर निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बचा, 2 दूनी 4/3, 4/3 हो गया ये, यहाँ घात 3 है आर की इसलिए एक आर बच गया है, प्लस ये पाई आर स्क्वायर निकाले तो क्या बचा आपका एच। अब हमें इनमें से इनके मान रख देने, आंसर आ जाएगा। देखिए पाई का मान कितना हुआ, 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी अपनी 1.4 गुणा 1.4 ब्रैकेट बंद 4, ठीक है। ये 4 है, ये आर, आर यानी त्रिज्या,
1.4 बट्टे में क्या चल रहा है 3 और प्लस एच का मान हमने कैलकुलेट कर लिया है 2.2 आया है 2.2। बस अब आपको सीधा इनका गुणा करना है, काटापीटी करनी है, कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसका एलसीएम लेना है, फिर आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपको लिखना है 22/7। चाहो तो पहले काट दीजिए या फिर पॉइंट हटा लीजिए। हम इस पॉइंट को हटाना चाहेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट है पॉइंट हटाना चाहेंगे। तो कितना हुआ 14/10 गुणा 14/10, इनको कर दिया 14 चौक 56, 5.6/3 प्लस ये 2.2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसमें कट तो ही नहीं रहा तो इसको लिख देंगे 22/10। सिर्फ पॉइंट हटाया हमने, बाकी कुछ नहीं किया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। हाँ जी, अभी क्या बच रहा है आपका इसमें 22 बच रहा है, 2 बच रहा है, 14 बच रहा है, बट्टे में ये 100 बच रहा है, ठीक है। गुणा इस कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका एलसीएम कितना आएगा 30। एलसीएम कितना आया 30, क्योंकि 3 और 10 इसका एलसीएम 30 होता है। 3 का भाग 30 में 10वां, 10 गुणा 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यानी कि 56 आ गया, प्लस यहाँ 10 का भाग 30 3 बार 3 गुणा 22 करेंगे तो 66 आएगा। तो 56 प्लस 66 इसका एलसीएम आ गया। इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या आएगा 6 और 6 12, हासिल की 1, 6 5 11 और 1 12/30। ये आपका इसका मान आ गया। अब इसमें से जो कट रहा है वो काट देते हैं, फिर इसका गुणा कर देना है हमें। देखिए हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 से ये कट गया, कितनी बार 15 बार। इसके अलावा 2 दूनी 4 1 5 और किसी से नहीं कट रहा है तो इनका गुणा करने के बाद में हमें इसका भाग लगाना पड़ेगा। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमेशा बड़ी होती है, इनका आपको गुणा करना होगा 15 गुणा 100, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का आपको गुणा करना है, फिर नीचे बट्टे में इस जो संख्या है उसका भाग लगा देना है। हम इनका फटाफट गुणा कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। हाँ जी, 22 गुणा 14 गुणा 122, 37,576, 37,576 बट्टे में 1500, इसका भाग देंगे भाग 1500, तो ये आ गया 25.05। क्या आया 25.05। ये आ चुका है इसका आयतन 25.05। ये जो 25.05 आया ये सेंटीमीटर पे घात 3 लगानी है, और ये आपके एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। कितने का आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, गुणा भाग की प्रैक्टिस बना के रखना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो देखने में, इसीलिए हमने कैलकुलेटर यूज किया है। हाँ जी, अभी ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकल चुका है, और हमसे इसने कहा था कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 45 का इसमें गुणा करना है। तो ये गुलाब जामुन का आया है, लिख देता हूं, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 25.05 सेंटीमीटर घात 3, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो आपको क्या करना है, इसमें 45 का गुणा करना, 25.05 गुणा कर देना है 45। अब इसका मान कितना आएगा 25.05, 25.05 गुणा करना 45 से, यह आया 1127, 1127.25 घात 3, यानी कि 45 गुलाब जामुन का आयतन भी निकाल दिया है। अभी आगे भी प्रश्न कह रहा है, ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ इसका आयतन निकाला है। अब इसने कहा है यदि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है तो 45 में कितनी चाशनी होगी। अब 1127.25 का आपको 30% निकालना होगा, ठीक है। क्या करना है, इसका 30% निकालना। तो इसकी कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं, देखिए 1127.25 गुणा 30/100, ठीक है। चीनी की चाशनी की मात्रा निकाल रहे, 0 से 0 कट गया, इनका गुणा करके और फिर क्या कर देंगे, सीधा भाग लगा देंगे, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट आप इनका 100 का भाग लगा सकते हैं। इसमें गुणा करने के बाद मैं इसमें गुणा कर देता हूं 30 का और फिर भाग लगा देता हूं 100 का।
तो ये आ गया आपका 338.175। आप इसको राउंड फिगर में 338 ही लिख सकते हो, सेंटीमीटर व्याप्ति। बस ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। आप इसको आंसर शीट से मिला सकते हो। मैं इसका आंसर मिला लेता हूं एक बार। हाँ जी, 338 सेंटीमीटर व्याप्ति, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? काफी सरल है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन इस प्रश्नावली के लगभग सभी प्रश्नों में, कुछ एक को छोड़कर बाकी के सभी में काफी बड़ी है, तो आपको कैलकुलेशन का अभ्यास जरूर करना होगा। तो 3 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें चौथा प्रश्न देखना है, इसलिए इसको फटाफट मिटा देते हैं। इसमें 8 प्रश्न है, इन 8 का अच्छे से अभ्यास करना है ताकि एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आए आप उसको गलत नहीं करें। देखिए चौथा प्रश्न, इसमें क्या कहा है? एक कलमदान घनाभ के आकार का। कलमदान का मतलब है वो पेन वाला स्टैंड, आपने कभी ऑफिस वगैरह में देखा होगा, शायद आपके पास में होगा भी, ठीक है, जिसमें इस तरह से पेन को रख दिया जाता है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए। घनाभ की जो विमा है वो 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या वो 0.5 सेंटीमीटर, और जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए, कितने 4 शंकु के आकार के, ये आपका घनाभ के आकार का मान लीजिए क्या है, कलमदान है, ठीक है। आप समझना चित्र को अच्छे से। यह आपका घनाभ के आकार का, और इसमें कितने शंकु बने, कितने छेद कर रखे, इसमें 4 कर रखे इस तरह से। तो चारों के चारों कैसे हैं, समान है, ठीक है, चारों के चारों ये समान है, ठीक है। 4 इस तरह से गड्ढे कर रखे हैं ताकि इनमें क्या रखा जाए, इस तरह से पेन को यूं सीधा खड़ा किया जा सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस घनाभ का आयतन निकालना है और उस घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देना है, बस इतना ही काम करना है। जो जो चीज दे रखी है उनको हम लिख देते हैं। तो हमें क्या लिखना है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज हमारे पास में है, ठीक है। विमाएं का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो सबसे पहले वो आपकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दे रखी है गड्ढे की त्रिज्या, ठीक है, यानी शंकु की त्रिज्या दी है। किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, यानी स्मॉल आर का मान आपको दिया है, और वो है आपका 0.5 सेंटीमीटर। और जो गहराई है शंकु की ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, h, वो आपको 1.4 सेंटीमीटर। देखिए यदि आपको ऊंचाई दे रखी है या फिर गहराई दे रखी है तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सोचिए कि ऊंचाई और गहराई में डिफरेंस कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप यदि कुएं को बाहर से देखते हैं तो वो क्या नजर आती है, गहराई। लेकिन यदि आप उसी कुएं में उतरते हो आप क्या कहेंगे, इस कुएं की ऊंचाई कितनी, बात समझ आएगी। तो गहराई ऊंचाई दोनों के लिए स्मॉल h ही आपको दिखाना है। अब फटाफट आप निकाल लीजिए इस लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो क्या करना है, लिखना है लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन के लिए क्या करना है, घनाभ का आयतन लिखना आपको, है ना, लिखना आपको घनाभ का आयतन। और इस घनाभ के आयतन में से क्या घटा देना है, इन चारों शंकु के आयतन को घटा देना। तो -4 शंकु का आयतन, बस इतना करना है। और घनाभ के आयतन का सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और शंकु का आयतन का अभी किया हमने, क्या है, πr²h/3, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अब क्या करना है आपको, मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए लंबाई कितनी है 15, इधर लिख देता हूं 15, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 3.5, इनका गुणा करना है और माइनस करना है इसमें से 4 गुणा पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है आपको 0.5, कितनी बार लिखनी है, 2 बार, 0.5 गुणा 0.5, है ना। और h ऊंचाई कितनी है 1.4 गुणा 1.4, और बट्टे में क्या लगाना है आपको h, ये 3 लगाना है,
बात समझ में आ गई? जो कर सकता है उसको काट देते हैं। तो देखो ये 1.4 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा देना है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको नीचे 10 लगा देना है। इससे आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आपको ये अगले स्टेप में करना है, इसी में नहीं ठूस देना है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया। अब इसमें से 3 तो कट नहीं रहा है, लेकिन देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। अभी बाकी हम नहीं काटेंगे, तो इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि फिर हमें भाग देने में समस्या आएगी, इसलिए उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5, इनका हमें गुणा करना है। मैं फटाफट कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। 15 गुणा 10 गुणा 3.5, इसका मान है आपका 525, माइनस इनका गुणा कर लेते हैं। कौन कौन बचा है यहाँ, 4, 22, 5 और नीचे 3 और 100, ठीक है। हाँ, तो ये बचा आपका 22 गुणा 4 हो गया आपका 88, 88 गुणा 5 गुणा ऊपर कुछ नहीं है, 88 गुणा 5 है ये। तो इसका मान आया 440 बटा ये आपका 300, भाग लगा देते हैं। तो 525 माइनस 440 में हम भाग लगा देते हैं 300 का, 1.46, ठीक है। आगे भी आ रहा है, इतना ही काफी है। पर अब 525 में से माइनस करना 1.46, तो 523.54 सेंटीमीटर पे घात 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं राउंड फिगर में, ये आपको 523.53, ठीक है, इतना ही दे रखा है। ये किसका आयतन निकल के आया है, ये इस लकड़ी का आयतन निकल के आया है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, लैंग्वेज के रूप में आंसर देना है और कहना है लकड़ी का जो आयतन है वो 523.54 सेंटीमीटर पे घात 3 यानी घन सेंटीमीटर है। उम्मीद है काफी सरल प्रश्न है, कैलकुलेशन जरूर बड़ी है, कैलकुलेशन आपको सीखनी ही पड़ेगी, है ना। हाँ जी, आगे देखिए 4 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 5वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। अपने 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां प्रश्न ले लेते हैं हम फटाफट। देखिए 5वें प्रश्न में कहा है आपसे, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उल्टे शंकु का आकार का है, यानी कि इस तरह से हमें ले लेना है, उल्टा शंकु बना देना है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न ये और इसके अलावा पहला प्रश्न जो आपको पाई के रूप में आपने आंसर निकाला था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको निश्चित रूप से आने चाहिए और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर। यहां तक जो इसकी ऊंचाई है यानी कि h है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी, इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है r वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको चित्र में भी दिखाना होता है और आपको नीचे भी लिखना है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, यानी यहां तक इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है इस शंकु में, ठीक है। आगे इसने कहा है इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां है जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, यानी कि इसके अंदर कांच की गोलियां डाली हुई है, ठीक है। क्या, कांच की गोलियां डाली है और इस कांच की गोलियों की जो त्रिज्या है स्मॉल r वो क्या आपकी 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इसमें दो आकृति हो चुकी है और दोनों की त्रिज्या आई है, इसलिए इसको बड़ी आकृति की जो त्रिज्या इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप प्रश्न समझिए पहले एक बार, मान लीजिए कि इस तरह शंकु के आकार का एक बर्तन है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कुछ कांच की गोलियां डाली है, कांच की गोलियां आप जो खेलते हैं, ठीक है, वो वाली गोलियां। तो जैसे इसमें गोलियां डाली तो इसमें से जो शंकु का जो पानी है ना वो 1/4 भाग यानी चौथा हिस्सा
यानी 100% में से 25% पानी बाहर फैल जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितनी कांच की गोलियां डाली है। काफी इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हमें इसमें लिखना क्या है, ये शंकु है बड़ी आकृति, तो हमें लिख देना है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ये वाली, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें लिखनी है शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर लेंगे क्योंकि दो आकृतियां, दोनों की अलग अलग त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरी आकृति आपकी गोला है ना, तो क्या लिखना है, गोले की त्रिज्या। और गोले की जो त्रिज्या है छोटी आकृति स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 सेंटीमीटर। ये वो चीजें हैं जो आपकी किताब में दी हुई है। ठीक है, आकृति हमने चित्र बना लिया उस हिसाब से। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या समझाया था वो सुन लीजिए दोबारा से। इस शंकु का आयतन निकालना है आपको, ठीक है, और इस पानी का 1/4 भाग बाहर फैला देना, उतनी आपकी गोलियां हो जाएगी। अब गोलियों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, माना शंकु में डाली गई कांच की गोलियों की संख्या, कांच की गोलियों की संख्या। देखिए, कांच की गोलियों की जो संख्या है उसको आप x मान सकते हैं, चाहे n मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। हमने n इसलिए माना है क्योंकि संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, और नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए n मान लिया है। अब जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हम इसको जमा देते हैं। कैसे लिखना है आपको, शंकु का आयतन, क्या लिखना है, शंकु का आयतन बराबर, इस शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, कांच की गोलियों के आयतन के बराबर, कांच की गोलियों का आयतन। एक कांच की गोली का आयतन, थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक कांच की गोली का आयतन। ठीक है, और कितनी कांच की गोलियां हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन हमने उसकी जगह क्या माना, n माना है, तो हम n गुना एक कांच की गोली का आयतन कर देंगे। बात समझ आ गई। और कितना पानी बाहर फैला है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, भट्टे पे क्या करना है, इसके 4 का भाग लगा देना है। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, शंकु का आयतन का 1/4 करना है, कांच की गोली में n का गुणा कर देना, फटाफट फॉर्मूला रखना है, आंसर आपका तैयार है। देखिए, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बटा 3, और 4 पहले से ही चल रहा है तो उसको यहां लगा देंगे। और कांच की गोली का आयतन, तो कांच की जो गोली है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और ये जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या आप उनको क्या लेनी है, कैपिटल आर लेनी है, ये आपको जरूर याद रखना है। और इधर क्या चल रहा है, एन चल रहा है, यानी कैपिटल एन चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको जमाना है, फटाफट आंसर इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे और बाकी मान रखे कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे कटेगा, देखो ये पाई इधर है, पाई से पाई खत्म, ये बट्टे में 3 चल रहा है, बट्टे का 3 खत्म है ना, इसके अलावा और कुछ कट रहा है नहीं, तो r स्क्वायर h बटा 4 बराबर n। हाँ जी, तो r कैपिटल R का मान कितना है ये देख लेते हैं। कैपिटल R का मान है 5, तो क्या लिखना है, 5 गुणा 5 h का मान कितना है 8, बटे में क्या चल रहा है 4, और इधर क्या चल रहा है आपका n गुणा ये क्या है 4, और r पे घात 3 है ना, और r किसको माना है, गोले की त्रिज्या, तो 0.5 को 3 बार लिखना है आपको। तो कैसे लिखे 0.5 0.5 और 0.5। बात समझ में आ गई। अब फटाफट हम n का मान निकाल, तो हमें क्या करना है, चर अचर अलग कर देना। देखो ये सारी चीजें कैसी अचर राशि है और ये सारी चीजें कैसी अचर है, ये कैपिटल N क्या है, चर राशि, हमें पक्षांतरण कर देना है। देखिए पहले काट लेते, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो इधर क्या हुआ 5 गुणा 5 25 गुणा 2 50, इधर आपका 50 है। नहीं करना चाहो कोई बात नहीं, बाद में भी कर दिया, जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। हमें n का मान, देखो ये तो हमने काट दिया, तो ये क्या बचा है 5 गुणा 5 गुणा क्या है 2 बराबर n, ये 4 है और ये सारी चीजें इधर आ जाएगी, इधर आ गई। ठीक है, 4 लिख दिया, 0.5 0.5 और 0.5 है ना, और ये किसके बराबर हुई, n के बराबर हुई। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें पॉइंट हटाना है इसको, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, पॉइंट हटा के ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है 5 5 2 बटे में क्या है 4, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया, है ना, पॉइंट हटा दिया। और पॉइंट हटाने के बाद क्या लगाना, ऊपर 10 लगाना है, 10 लगाना है और 10 लगाना है, उधर क्या आपका कैपिटल है।
जो कट रहा है उसको फटाफट काट देते हैं। देखो 5 5 ये दोनों खत्म हो गया। और इसके अलावा देखो 5 का भाग 10 में दिया, कितनी बार? 2 बार। 2 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 से ये कट दिया। अच्छा एक ये भी बच रहा है, इसको काट देते तो भी ठीक था। ठीक है चलो हम इसको नहीं काट के ये काट देते हैं, ये 10 रहने देते हैं, इस 2 से ये काट देते। अब देखो सारी संख्या करके देखो, दोनों 5 खत्म हो गए, ये 2 ये खत्म हो गए 4, अभी क्या बचा 10 और 10, 10 गुणा 10 यानी 100। तो n का मान कितना निकल के आया? 100। n किसको माना हमने? कांच की गोलियों की संख्या। अब आपको लास्ट में क्या लिखना है? अतः कांच की गोलियों की संख्या क्या होगी? 100। अतः कांच की गोलियों की संख्या बराबर 100। ये आपका आंसर। ठीक है आप आंसर मिला सकते हैं, आंसर ठीक है इसका 100 आ रहा है। काफी सरल है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इस तरह से कांच की गोलियों से निकाल सकते हैं और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट अगला छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न को करके उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि आपके सूत्र बार बार आपके हाथों के नीचे से निकले तो आपका अनुभव अच्छा हो जाए। और कोई परेशानी हो तो वीडियो देखिए और सवाल को सॉल्व करना सीखिए। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। पहले इस स्तंभ को बना लेते हैं हम। तो 2 प्रकार के इसमें बेलन है। कितने? 2 बेलन है। एक बेलन आपका ये हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर एक और बेलन है लेकिन उसकी ऊंचाई भी कम है और त्रिज्या भी कम है। ठीक है ऐसे आपके इसमें सवाल में कहा है। कैसे कौन कौन से इसके मान है वो देखिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर बेलन है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 2 बेलन है, दोनों की अलग अलग ऊंचाई है इसलिए इसको ले लेते हैं कैपिटल एच। इसका मान है 220 सेंटीमीटर। और दूसरा है आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डी का मान आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 24/2 यानी कि 12 कैपिटल आर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? बड़े वाले की 12 हो गई। अभी जो दूसरा है उसको देखते हैं, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसकी जो एच है उसका मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। देखो कैपिटल एच लिया, इसको स्मॉल एच क्योंकि अलग आकृति हो गई इसलिए। अभी दूसरे वाले की त्रिज्या, दूसरे वाले में त्रिज्या 8 दी है। इसकी त्रिज्या क्या है? यहां से लेकर यहां तक 8, यानी कि स्मॉल आर का मान 8 है। ध्यान देना पहले व्यास दिया हुआ था इसलिए हमने उसका आधा किया है और अभी जो है इसमें सीधी त्रिज्या आपको दी हुई है। ठीक है तो ये सारी चीज चित्र में जो बनाई हमने ये सब चीज हमें लिखनी है। तो हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन कौन सा है ये? छठा प्रश्न है ये। हाँ जी, तो बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई और इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करने वाले हैं 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। व्यास लिखना चाहो तो व्यास लिख दीजिए, नहीं तो सीधा त्रिज्या लिख दीजिए। अब छोटे बेलन की जो ऊंचाई है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एच से रिप्रेजेंट किया और वो गया आपकी 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की जो त्रिज्या है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल आर से। बात समझ आ गई? और वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बस जो चीज हमने दी गई है सवाल में उस चीज का हमने चित्र बना लिया है, उन सारी चीजों को लिख दिया। अब हमारा काम सिर्फ इतना है, आकृतियों को जोड़ना है बस। ठीक है इसका नाम क्या दिया आकृति का? इसका नाम दिया लोहे का स्तंभ। ठीक है हमें क्या लिखना है? लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। दोनों का सूत्र सेम होगा, दोनों का सूत्र सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही आकृतियां बेलनाकार है। तो बड़े बेलन का आयतन में लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच।
दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। ये चीज ध्यान रखना है। क्या कॉमन आ गया दोनों में? पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? आर स्क्वायर एच, इधर आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखना 22/7। अच्छा देखते हैं, पाई का मान रखने के लिए तो नहीं बोला इसने कुछ। पाई का मान 3.14 के लिए बोला है इसने। पाई की जगह में क्या लिखना है? 3.14। कैपिटल आर कितना है अपना? 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखना है? 12 गुणा 12। एच का मान कितना है? 220 प्लस स्मॉल आर का मान कितना है? 8 गुणा 8 गुणा एच। एच का मान कितना है? 60। देखिए 3.14, इनका गुणा करना 12 12 220। फटाफट कैलकुलेटर यूज करते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। तो 12 गुणा 12 गुणा 220 ये होगा 31,680। 31680 प्लस इनका करना है 8 गुणा 8 गुणा 60। 3840 3.14। इनको जोड़ लेते हैं हम। 31,680 31,680 31,680 प्लस 3840 35,520 35,520। अब 35,520 का गुणा कर देते हैं हम 3.14 से। गुणा 3.14 तो ये आया आपका 111,532.8 सेंटीमीटर पे घात 3। हाँ जी, कितना मान आया आपका? 111,532.8 सेंटीमीटर पे घात 3। ये आपका निकल के आया इस स्तंभ का आयतन। तो आपको क्या लिखना है लास्ट में? लोहे के स्तंभ का आयतन इतना हो गया है। लेकिन आगे प्रश्न और भी कुछ पूछ रहा है। आगे इसने कहा है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इससे हमें इसमें क्या निकलना है? इसका द्रव्यमान भी निकलना है इसका। बात समझ आ गई? तो सेंटीमीटर को पहले हम क्या कर लेते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें आपको किलोग्राम में सीधा आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका पहले हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे एक साथ द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है? 8 ग्राम दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना। तो पहले ये सोल्व कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना है? इसमें 8 का गुणा कर देना है। ठीक है, 111,532.8 गुणा 11 क्या है? 1226। क्या है आपका? 1226 860.8 इतना मान आया है। ये किसमें आया? ये ग्राम में आया है। आप यहां तक यदि आप एग्जाम में करते हो तो भी राइट है। आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका गुणा किया 111,532.8 गुणा, अच्छा गुणा 8 करना है ना। मैंने 11 का गुणा कर दिया 1100। 1 सेकंड, 11 15 32.8 गुणा 8। हाँ, इसका जो गुणा है 8 से करना था, मैंने गलती से 11 से कर दिया। हाँ जी, इसका हो गया 892.262.4 ग्राम। ये आपका ग्राम निकल गया। अभी फटाफट इसको किलो में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इसमें 1000 का भाग लगा देना। तो मैं यही भाग लगा देता हूं इसमें। ठीक है, तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा? इधर 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 892.26 हो जाएगा। तो इसमें भाग लगाने के बाद क्या है? 892.26 केजी। यह आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट के बाद हमेशा 2 संख्या तक लीजिए। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका? पूरा लिखना चाहे तो 2 किया जाएगा, वरना आप इतना ही लिख सकते हो। हाँ जी, तो इस लोहे के जो स्तंभ है इसका द्रव्यमान तो 892, द्रव्यमान मतलब वजन होता है। ठीक है, तो इसका आयतन तो हमने निकाला था यहां तक, और फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करने से चेंज हो गया किसमें? द्रव्यमान में। चूंकि पहले ग्राम में था, हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? इसमें भाग लगा दिया। किसका? 1000 का।
तो काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन परेशानी क्या है इस प्रश्नावली में वो आप समझ रहे हो, यानी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर आपको काफी फोकस करना है, आपका समय बच जाए, इसीलिए हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सातवें प्रश्न में आपसे कहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवती बेलन में इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए इसने कहा है, जैसे कहा है उस हिसाब से एक ठोस में ऊंचाई 120 शंकु सम्मिलित जो अर्धगोले पर है। हाँ जी, इसने कहा है अर्धगोला बनाओ और इस अर्धगोले के ऊपर क्या लगाना, आपको एक शंकु रख देना है। इस तरह से बात समझ आ गई। अर्धगोला बनाना, इसके ऊपर क्या रखना है, शंकु। जो चीज है वो उसको फटाफट इंडिकेट करो। इस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु सम्मिलित है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है शंकु की, यहां तक इसकी ऊंचाई है वो आपकी 120 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी आपकी, h का मान 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी r, इसका मान है 60 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी यही है और शंकु की त्रिज्या भी यही है, सेम है। एक कंडीशन हो गई। दूसरा कहा है इसको पानी से भरे के बेलन में रख देना है। क्या करना है, बेलन में रखना है। देखिए अब ध्यान दीजिए, आप एक बेलन की आकृति को समझिए, ये बेलन है। ठीक है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो यही है, सेम है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, वो सेम है, यानी कि r का मान दोनों का सेम है। इस बेलन के अंदर रखना है इस आकृति को, और ये बेलन किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ, फुल भरा हुआ है। जैसे पहले हमने सवाल किया था कौन सा, शंकु वाला, जिसमें हमने कांच की गोले डाली थी, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। सेम इसी प्रकार ये पानी से भरा हुआ है। जब आप इस आकृति को उठाकर इस आकृति के अंदर रखेंगे, ठीक है, इस आकृति को उठाकर इसके अंदर रखेंगे, तो आकृति कैसी बनेगी, ध्यान दीजिए, इस तरह से आकृति बन जाएगी, इस तरह से आकृति नजर आएगी, इस तरह से। ये आपकी फाइनल आकृति होगी। नीचे से ठोस है ये, ठीक है, नीचे से ये क्या है, ठोस है, तभी तो पानी फैलेगा नहीं, है ना। तो इस आकृति को यहां से उठाया और इसके अंदर रख दिया, तो फाइनल आकृति आपकी ये होगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको खाली समझाने की खातिर बनाया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई क्या हुई, इसकी ऊंचाई क्या हुई, देखिए यहां तक तो ऊंचाई कितनी है, 120 है, और ये आपको पता है त्रिज्या कितनी है, 60 है, तो इसकी पूरी आकृति कितनी हो जाएगी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो h का मान कितना आया, 120 सेंटीमीटर। और ये कैपिटल एच लिखा है किसके लिए, बेलन के लिए, यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, कैपिटल एच 120 प्लस ये 60, 180 है, 120 प्लस 60 बराबर 180 सेंटीमीटर। क्लियर है। आप इस तरह से फाइनल चित्र बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से बता देना ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए, प्लस का चिन्ह लगा के, और सामने ये आकृति बना सकते हो, ताकि एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ता है, हाँ बच्चा अच्छे से इसको डीपली से समझता है। वरना आप इसको बनाओगे तो भी वही, एक्स्ट्रा नंबर कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल आंसर यही होगा, तो मतलब फाइनल आकृति जो है वो यही है। हाँ जी, आगे देखिए, तो इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, आपको ये आकृति, इसमें दो आकृतियां, इनको जोड़ो, इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, और जैसे आप इस आकृति को इसके अंदर डालेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा दीजिए। क्यों घटाना है, क्योंकि आर्किमिडीज के एक सिद्धांत थे, उन्होंने कहा था कि यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में डाला जाए तो उसमें जितना पानी फैलेगा ना उतना ही आयतन उस वस्तु का होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गिलास है जो फुल पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर छोटा सा कंकड़ डाल दिया है, ठीक है, तो पानी बाहर निश्चित रूप से फैलेगा, तो उतना पानी फैलेगा जितना कि उस पत्थर का या उस कंकड़ का आयतन होगा। ठीक, तो इसके आयतन में से क्या करना है, इसके आयतन को घटा देना है।
बस अब जो जो चीज हमारे पास है उन सारी चीजों की लिस्ट बना लेते हैं। तो क्या देने का अपने पास, शंकु दिया है तो शंकु की ऊंचाई लिखनी है। शंकु की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि छोटी आकृति है, बड़ी आकृति तो हमने कैपिटल एच लिए। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी उसी के बराबर है, वो भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु कंप्लीट हो चुका अपना, अर्धगोला हो चुका है। अभी कौन बचा, बेलन। तो बेलन की त्रिज्या भी सेम है, ध्यान रखना। बेलन की जो त्रिज्या उसको भी हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो भी सेम है, 60 सेंटीमीटर। अलग क्या है, अलग है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, वो हम यहां लिख देते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि बड़ी आकृति बेलन की है। और इसका मान कितना हुआ, ये 120 प्लस 60 बराबर 180 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई। 60 क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये तो 120 है, ये 60 है और इस पूरी आकृति को इसके अंदर रखा है। तो हमें पता चल गया कि बड़ा बेलन जो है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ओ जो कि तली को स्पर्श करता है, ठीक है ना। इसलिए इसका 180 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ जी, वैसे अलग से इसमें दे भी रखी है, त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ये दिया भी है इसने। हाँ जी, अब शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो क्या लिखना है, शेष किसमें शेष बच रहा है, बेलन में, है ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। इस आकृति का नाम ठोस दे देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, बराबर के सामने लिख रहा हूं, उधर जगह नहीं इसलिए इधर यहां लिख रहा हूं। बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न का पैटर्न है वो सेम है। पहले चित्र बनाना है, इंडिकेट करना है, फिर इनके जो जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, सूत्र लगा के कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जरूर इसकी बड़ी होगी। हाँ जी, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, इतने सवाल कर चुके आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। माइनस ठोस का आयतन क्या है, एक तो शंकु है और अर्धगोला है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो इसमें लिखा पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 प्लस अर्धगोले का क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर हमारी सेम है, त्रिज्या समान है, इसलिए इसको स्मॉल आर ही लिखते हैं। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। अब पहले इसको सॉल्व, इनको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे फिर घटाएंगे, ठीक। देखिए, हाँ जी, तो क्या हुआ ये आपका पाई आर स्क्वायर एच। चाहो तो एक साथ सबको कॉमन ले लो, जो जो चीज कॉमन निकल सकती है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। चलो कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहां कॉमन ले लेते हैं, इसमें से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर, ठीक है। तो क्या बचा, ये एच बचा है, कैपिटल एच, माइनस का चिन्ह, ये माइनस हो जाएंगे सारी चीजें, ध्यान रखना है। तो ये पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा h/3, ये माइनस इस कारण से ये भी माइनस हो गया, तो बचा आपका 2/3 और ये क्या आपका r। बस इतना आपको कर लेना है। कॉमन लेते समय सावधानी बरतनी है, वरना पूरा की पूरा सवाल गलत हो जाएगा। पाई का मान 22/7, यदि 3.14 दिया है प्रश्न में तो 3.14 यूज करना, अदरवाइज आपको 22/7 यूज करना है। त्रिज्या कितनी दी है, ध्यान दीजिए, त्रिज्या दे रखी आपको 60 × 60 ब्रैकेट एच, कैपिटल एच, बड़ा एच ध्यान रखना है, ये वाला बेलन वाला। तो बेलन का कितना था, कैपिटल एच, बेलन की त्रिज्या हो गई, अच्छा ये रे बेलन त्रिज्या, ऊंचाई 180, ये इधर की साइड, हाँ 180 माइनस स्मॉल एच का मान कितना है, स्मॉल एच ऊंचाई 120/3 माइनस 2, त्रिज्या कितनी है,
त्रिज्या ये लिखी हुई है, सभी की त्रिज्या 60 60 60। तो कोई भी आकर 60 ही करना बटा, सॉल्व कर लेते। देखो 3 का भाग 120 में दिया कितनी बार, 40 बार। 3 का भाग 60 में दिया 20 बार। इसको सॉल्व करके फिर लिखेंगे 22 बटा 7 गुणा 60 गुणा 60 ब्रैकेट में। ये आपका 180 है, माइनस 40 माइनस ये क्या है 20, ये 2 20 दूनी 40, 40 40 कितना हो गया 80। ठीक है, तो 22 बटा 7 गुणा 60 गुणा 60। देखिए 180 में 40 40 कितना हो गया 80, तो इसको घटा दीजिए 80 को, तो कितना है 100। अब आपको 60 गुणा 60 3600 गुणा 22 गुणा 100 करके 7 का भाग लगा देना है। फटाफट कैलकुलेटर यूज करते हैं। हाँ जी, तो 60 गुणा 60 हो गया आपका 3600, इसमें गुणा करना आपको 22 का, फिर गुणा करना आपको 100 का, तो ये आपका आंसर निकल के आया है 7920000। बट्टा करना है 7, इसे भाग लगा देते हैं 7 का, तो ये आया आपका 1131,428.75। 1131,428.4/7 भाग 7 5.57। ठीक है, 1131,428.57। ये आपका मान निकल के आया है किसका, कितना पानी शेष बचेगा इस बेलन में, इस आकृति डालने के बाद कितना पानी शेष बचेगा, क्योंकि यही तो निकाले हम बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो इतना बेलन का जो पानी का आयतन है वो आपका शेष बचेगा। अभी और सुनिए, आपका आंसर फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है, इसको मीटर में चेंज किया जा सकता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें भाग लगाना होगा। वो भाग किसका लगाना वो सुनिए, 1131,428.57 ये लिखा हुआ संख्या, इसमें भाग लगाना किसका लगाना, एक बार 100, दो बार 100, 3 बार 100, 3 बार 100 का भाग लगाना है इसमें। क्यों लगाना है, और देखो पॉइंट हटाओगे तो चौथी बार 100 ये भाग लगाना है। क्यों लगाना है सुन लीजिए, क्योंकि आयतन में घात कितना होता है 3 होता है, सेंटीमीटर घात 3, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, और यदि स्क्वायर होता तो 2 बार 100 का लगाएंगे, लेकिन अभी घात कितनी 3 है, इसलिए 3 बार 100 का भाग लगाएंगे, और चौथी बार सिर्फ इस पॉइंट को हटाने की खातिर लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये छोड़ दीजिए, तो क्या है 1.13 मीटर हो चुका, मीटर पे घात 3। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक ले लो या 3 संख्या तक ले लो, आपका ठीक रहेगा। आप 3 लेंगे तो 1 और आ जाएगा, और ये 2 तक लेंगे तो 1.13, आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो, मीटर पे घात 3। तो इस पानी का आयतन जो इसमें शेष बच गया वो क्या है 1.131 मीटर पे घात 3। काफी बड़ी कैलकुलेशन है, काफी पेशेंस के साथ में आपको करनी पड़ेगी, वरना गलत कर दोगे तो आता हुआ प्रश्न भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इनका अभ्यास जरूर करना है, और गुणा भाग करते समय मन को शांत रखें बिल्कुल, वरना एक भी अगर हासिल की गलती हो गई तो पूरा सवाल खराब हो सकता है। हाँ, अभी इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 8वां। देखिए 8वां और लास्ट प्रश्न, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए गोलाकार कांच का बर्तन है, गोलाकार इस तरह से, ये हो गया गोलाकार, और इसमें कांच की एक नली लगी हुई है, वो बेलनाकार है, ये लग गया। काफी इजी प्रश्न है, ये बन गया गोलाकार, ये होगी बेलनाकार। ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये बेलनाकार आकृति में इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि h का मान दे दिया अपने पास में, किसका मान दे दिया h बराबर 8 सेंटीमीटर है। आगे इसने कहा है इसका व्यास 2 है, ये जो व्यास है ना इसका कितना है 2, तो d का मान क्या है 2 सेंटीमीटर,
डी का 2 तो आर कितना होगी निश्चित आप जानते हो, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है इसलिए 2 का भाग लगा दिया है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। गोलाकार भाग का व्यास देखिए, इसका जो व्यास है यानी कि इसकी जो डी है यानी कैपिटल डी, पहले स्मॉल डी लिया अभी कैपिटल लिया क्योंकि बड़ी आकृति, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2 कर देना है। ठीक है, भट्टे में क्या लगाना है 2 लगाना है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर बताइए। एक बच्चे ने ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है गलत। ये मानते हैं कि उपरोक्त मापन आंतरिक पाई का मान 3.14 लेना है। फटाफट इनको लिख देते हैं जो जो चीज दे रखी। देखिए गोला ले लेते हैं सबसे पहले। गोले की त्रिज्या, व्यास लिखना चाहे व्यास भी ले लीजिए वरना व्यास की अपनी जरूरत पड़ने वाली है नहीं। ठीक है, तो हम त्रिज्या लिख देते हैं सीधा, है ना, आप व्यास भी ले सकते हो। तो त्रिज्या कितनी हो गई 8.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए ये क्या बेलन है ना, हाँ बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या छोटी आकृति स्मॉल आर ले लिया है हमने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एच बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई एक ही बात होती है, ऊंचाई कहेंगे हम चाहे लंबाई शब्द की क्यों नहीं हो, 8 सेंटीमीटर। सारी चीज हमने इंडिकेट कर दी है। पहला काम चित्र बनाना है, दूसरा काम जो चीज आपको दे रखी है उसको चित्र में दिखाइए और उसके बाद नीचे लिख दीजिए। फिर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है हमारी आकृति का नाम लिखना है ना। और इस आकृति का नाम है गोलाकार कांच के बर्तन। ठीक है, तो इस आकृति का नाम क्या होगा कांच का बर्तन। ठीक है, कांच के बर्तन का आयतन ये लिखना है, कांच के बर्तन का आयतन। इसमें कौन कौन सी आकृति है गोला प्लस बेलन, तो क्या लिखना है गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का। तो गोले का आयतन का सूत्र जानते हो, काफी सवाल कर चुके अब तक, 4/3 पाई आर क्यूब। आर अपना कैपिटल लेना है प्लस बेलन, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फटाफट इनका मान रख देते हैं। क्या कॉमन आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पाई कॉमन निकाल लेते हैं यहां, तो क्या बचा 4/3 और ये बचा आपका आर क्यूब प्लस पाई निकाल दिया आर स्क्वायर बचा है और एच बचा है। मान रखते हैं पाई की जगह आपको 3.14 लेना है, ऐसा प्रश्न में पहले ही कहा है इसने। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 4/3 आर क्यूब, आर त्रिज्या कितनी है 8.5/2, 8.5/2 तीन बार लिखनी पड़ेगी 8.5/2, 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर छोटी आर को आपको 2 बार लिखना है, तो 1 गुणा एच, एच का मान आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो गया 4, 4 से ये 4 कट गया सबसे पहले तो, है ना, ये खत्म हो चुका है। अभी इसको सॉल्व करेंगे 3.14 कोष्टक में 8.5 8.5 8.5 बटे में 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए या फिर इनका गुणा करके इसका भाग देके फिर बाद में उसको जोड़ दीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप। ठीक है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी है, घबराना नहीं है। हम गुणा कर लेते हैं मोबाइल से। हाँ जी, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, तो यह आया आपका 614.125 बट्टे में लगा देते हैं हम 6 प्लस करते हैं 8। ठीक है, हाँ जी 6 का भाग और दे देते हैं इसमें, भाग 6, इसका आया 102.35, 3.14 गुणा 102.35 प्लस 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ ये 102 और 8 110.35। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 110.35 गुणा 3.14 तो 346.49 सेंटीमीटर में घात 3। ठीक है, 499 है इसलिए आप इसको 50 भी मान सकते हो। ठीक है, 499 50 भी मान सकते हो, 346.50 ठीक है मान सकते हो आप, अप्रोक्स होगा ना इसलिए लगभग है ना 346.5
जीरो लगाते हैं, पॉइंट के बाद जीरो कोई मेथड नहीं होता है ना, इसलिए 340.5 भी लिखते तो सेंटीमीटर व्याप्ति। चूंकि प्रश्न क्या पूछा हुआ वो ध्यान दीजिए। अभी प्रश्न में कहा था कि एक बच्चे ने इसकी कैलकुलेशन की और उसने कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि इसका मान कितना है, 345 है। ठीक है, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की उसमें मान आया 346.5। इसका मतलब है बच्चे ने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है और हमने जो कैलकुलेशन की वो सही है। इसने यही पूछा था आपसे कि बच्चे ने जो कैलकुलेशन की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो आपको लिखना है बच्चा क्या है, डफर है, कमजोर है, वो नहीं जानता, हम जानते हैं। और हमने कितना लिखा, 340.5। ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना बच्चे की कैलकुलेशन गलत है और हमने जो किया है वो मान सही है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। काफी सरल था, सरल इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है, और कठिन इसलिए होगा क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं होगा। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो सूत्र वाला वीडियो, उससे सूत्रों को समझिए, फिर उसके बाद में अपने हर एक प्रश्न को आप खुद भी करके देखिए, वीडियो में से फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है, कमेंट ही करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।